टर्न द वीडियो भी ऑन कर दूं? हेलो स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? एक ही तो स्टूडेंट है, आप कहते हो पूरी क्लास मौजूद है। हाँ, तो मैं तो पता नहीं बैठी हुई नहीं, पर टाइम पे हम लोग किए हैं शुरू। ओके, ये जो पोर्शन है इसको रहने दूं कि हटाना है? ओके, कोई बात नहीं। मैं स्टार्ट ले लूं? मैं स्टार्ट शुरू कर दूं? ओके ओके, मैं बंद कर। ऑलराइट, थैंक यू। हेलो, आपको आवाज आ रही है बेटा? हेलो, well, I can't hear you. Anyway, let me start my topic. There's only one student, beta. Where are the others? Okay, I'll take my class. Last time we were studying about the upper respiratory, and this time we'll be study about the lower respiratory tract. In this, we will be covering influenza, pneumonia, respiratory, pulmonary tuberculosis, and lung abscess, right? Influenza is a viral infection that affects mainly the nose, throat, bronchi, and occasionally the lungs, right? So, influenza जो है वो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कोई फ्लू नहीं हो जाता, ऐसे फील होगा, right? But it is not, don't ever take it very lightly. Infection usually lasts for about a week, एक हफ्ता रहता है. And the शुरू कैसे होता है? It starts with the characterized by sudden onset of high fever, aching muscles, headache, severe malaise, थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ है. अभी शुरू में उनको खांसी के साथ बलगम नहीं आता, लेकिन फ्लू इज देयर, सोर थ्रोट एंड rhinitis. What you need to do is to give a supportive treatment. The next consideration, nursing consideration, is administer analgesic, antipyretic, and decongestant drugs, ठीक है, as prescribed by the doctor. Don't ever give any kind of medication to any patient unless or until it is prescribed by the doctor. ठीक है, you need to keep your safe side. Follow standard precautions. What are the standard precautions? जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, that is the standard precaution. हर वक्त आपको खबरें ऑन करो तो कोरोना के लिए आपको क्या क्या हिफाजती तदबीरें वो बता रहे होते हैं. That is all standard precautions. ठीक है. Encourage the patient to rest in bed and drink plenty of fluid. कि डिहाइड्रेशन होने का भी इसमें चांसेस होते हैं. सो इनकरेज पेशेंट टू रेस्ट इन बेड. बहुत जरूरी है उसको रेस्ट करना, अदरवाइज हिल गेट ब्रेथलेस. हम आगे चल के देखेंगे. मॉनिटर द पेशेंट फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट फॉर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन. कितना फ्लूइड उसने लिया और कितना फ्लूइड उसका जाया हो रहा है. कुछ उसको सांस ज्यादा खींच के लेने की वजह से हो रहा है, rhinitis की वजह से हो रहा है, ठीक है. तो इसमें उसका बहुत सारा पसीना है, यूरिन है, स्टूल है, उन सब में क्या होता है, फ्लूइड लॉस हो रहा है. तो यू नीड टू मॉनिटर कि कितना दिया और कितना उसने निकाला. Monitor the patient's fluid intake and output for the signs of dehydration and watch for the signs and symptoms of developing pneumonia. अब अगर इनको बचाया नहीं, इनको केयर नहीं की, इनकी हिफाजत नहीं की, patient will go and have this pneumonia. Pneumonia होने के chances बहुत ज्यादा होते हैं. Advise the patient to use mouthwash.
लिस्ट्रीन माउथ वॉश हर जगह पे मिलते हैं। अगर आपके पास माउथ वॉश नहीं आता तो आप उसके अंदर चुटकी नमक डाल के उसके अच्छे से गरारे करो, नीम गर्म पानी में उसकी क्या करोगे आप, उसको कहोगे, एक तो माउथ फ्रेश हो जाएगा, दूसरा मुंह के अंदर के जरासीम सारे मर जाएंगे। ठीक है, गार्गल्स करो टू ईज द सोर थ्रोट। हमने देखा था उसमें लिखा हुआ था कि सोर थ्रोट भी हो जाता है इसको। सो आपने क्या करना है, गार्गल्स अगर उनको करवाते हो तो उससे उनका ये सोर थ्रोट भी ठीक हो जाएगा और माउथ वॉश भी हो जाएगा। रिव्यू प्रिवेंशन of a future influenza episode with patient and in the community. अब आपने क्या करना है कि you need to review the prevention of future influenza अगर हो जाता है तो आप अपने आप को कैसे सेव करोगे, अपने पेश और कम्युनिटी को कैसे सेव कर सकते हो। Okay, so this was all about the nursing consideration about influenza. कोई बहुत लंबा टॉपिक नहीं है इन्फ्लुएंजा का, लेकिन आपको इसके बारे में अच्छा सा पता होना चाहिए। Now comes the pneumonia. The second point is pneumonia. Pneumonia क्या है? It is an inflammatory process involving the terminal airways of the alveoli, the lungs. ठीक है, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स पेरिकाइमा। सो ये क्या करता है, आपके टर्मिनल एयरवेज जो एंड है जहाँ पे आपके एल्वोलाइज आ जाते हैं, वहां तक जहाँ पे आपकी गैस एक्सचेंज हो रही है, वहां जाके ये इन्फ्लेमेशन वहां तक पहुंचते हैं। दो फैक्टर्स उसके हो सकते हैं। एक वो फैक्टर है इन द फॉर्मेशन ऑफ निमोनिया में, एक है पैथोजन है, दूसरा क्या है, होस्ट डिफेंसेस है। They are the two main factors. एक तो आपका इंक्लूडिंग द पैथोजन जो के कॉज कर रहे हैं, और होस्ट डिफेंसेस जो आपके अंदर से है। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अगर निमोनिया को आप ठीक से सीरियसली नहीं लेते हो, उसको ठीक से ट्रीट नहीं करते हो, तो क्या होगा उसके अंदर, it can be a major common cause of, it's the common cause of death. Recurring pneumonia commonly indicates underlying diseases. वो जिनको एक दफा नमूनिया हुआ, फिर अगले साल नमूना हो गया, फिर अगले, मतलब उसको रिपीटेड अटैक हो रहे हैं निमोनिया के, हर दफा हो जाता है, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि इट कैन बी अ कॉज, अंडरलाइंग कॉज को आप मालूम करो, डिजीजेस को मालूम करो कि किस वजह से ये सारा हो रहा है। अब वो कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकती है, इट कैन बी सच एज कैंसर ऑफ द लंग्स, इट कैन बी मल्टीपल माइलोमा, या फिर क्या हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है, जो कि ये बार बार क्या कर रहा है, ये निमोनिया को ट्रिगर कर रहा है, उसको बार बार क्या कहते हैं, अकर कर रहा है, यानी कि वो बार बार उसको निमोनिया हो रहा है। अब हम टाइप्स देखेंगे। इट कैन बी क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन, उसकी एनाटमी को देख सकते हैं, और एक्वायर्ड एनवायरनमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन है, एनाटमी है, और एक्वायर्ड एनवायरनमेंट है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन में क्या हो सकता है, बैक्टीरियल टिपिकल निमोनिया है, ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया कह लो या टिपिकल निमोनिया कह लो, इसके अंदर आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को देख सकते हो। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखते हैं तो उसके अंदर आ जाता है, इट कैन बी सच एज स्टेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफिलोकोकस एरोसिस, ग्रुप ए हेमोलिटिक स्टेप्टोकोकाई, राइट। देन एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम क्लेस्पेला निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और एस्केरिया कोलाई, दे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जो कि हम देख सकते हैं। टिपिकल निमोनिया में हम माइकोप्लाज्मल निमोनिया है, और क्लैमिडिया निमोनिया। फंगल निमोनिया में दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि ये जो पैथोजेंस जो हैं ये वो हैं।
फंगल में कैंडिडा और एस्परगिलोसिस हम कह सकते हैं। एंड वायरल में हम एडिनोवायरस है, रेस्पिरेटरी साइलेटिकल वायरस है, ठीक है। एंड साइटो मेगैलो वायरस, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरसेस, ये वो वायरसेस हैं जो कि हम इसके अंदर ही आपका माइक्रोबायोलॉजी सारी आ रही है। एनेटमी में आप देखो तो आपके लंग्स में क्या कहते हैं लोब्स हैं, ठीक है। अब लोब्स जो है, लोबार नमूनिया कब कहलाएगा? अगर आपका पूरा लोब है या लार्ज सेगमेंट जो है वो आपका इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो लोबार नमूनिया कहलाएगा। ब्रोंको नमूनिया जो है आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल से which becomes clogged with a mucopurulent exudate to form consolidates patches in nearby lobules। अब क्या होता है कि जो आपके बलगम है वो जाके जहाँ जहाँ जम जाता है सारा, तो क्या करता है वो म्यूको पिरुलेंट एक्सुडेट्स फॉर्म कर देता है, पैचेस बना देता है अंदर लोब्स के अंदर। इंटरस्टिशियल निमोनिया क्या होगा कि ये इन्फ्लेमेशन है प्रोसेस इन द एल्वोलाई वॉल्स एंड पर ब्रोंकियल्स, राइट। ये इंटरस्टिशियल निमोनिया, उसके लिए मैंने बताया है कि ये आपके एल्वोलाई के जो वॉल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जाके ये कॉज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वायर्ड एनवायरनमेंट में देयर इज कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, immunocompromised host pneumonia and aspiration pneumonia, राइट। अब इसको हम देखते हैं कि जो कम्युनिटी एक्वायर्ड है उसके अंदर क्या होता है कि ये कम्युनिटी सेटिंग के अंदर फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इट occurs in 48 आवर्स में, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन पीपल यंगर देन 60 years, ठीक है, जो 60 साल से कम उम्र के हैं उनको हम देख सकते हैं। मोस्ट प्रिविलेंट ड्यूरिंग विंटर एंड स्प्रिंग सीजन में हम ये कम्युनिटी एक्वायर्ड को देख सकते हैं कि ये जो है विंटर में ठंड की वजह से, स्प्रिंग में जो क्या कहते हैं पोलन्स है ना, जो फूलों के अंदर से पोलन निकलती है, उड़ती है, तो वी डोंट नो, इट इज ऑल प्रेजेंट इन द एयर, सो व्हेन वी ब्रीथ इट गोज इनसाइड एंड कॉजेज एलर्जी एंड ऑल, तो ये मोस्ट प्रिविलेंट है। कॉमन इट इज कॉज्ड बाय निमोकोकस एंड एच इन्फ्लुएंजा, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसका अंदर आ जाता है that is pneumococcus and H influenza. Virus the cause in infant and children. अब infant और children के अंदर जो cause हो रहा है, it is virus. It is because of virus. So this was about the community acquired. Now hospital acquired pneumonia में क्या हो जाता है? It lasts for more than 48 hours. ठीक है, हमने ऊपर देखा कि कम्युनिटी एक्वायर्ड जो है विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर है, वेयरएज इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड में मोर देन 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, अब वहां पर वो 48 आवर्स से ज्यादा है तो उसको यहाँ पे निमोनिया हो सकता है। ऑल्सो कॉल्ड नोजोकोमल इन्फेक्शन, ठीक है, जो हॉस्पिटल से लिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, इज ऑल्सो कॉल्ड नोजोकोमल इन्फेक्शन। कॉमन ऑर्गेनिज्म इकोलाई, अब इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से है? इकोलाई है, क्लेस्पेला है एंड एस ऑरिसिस है। इट अकर्स व्हेन होस्ट डिफेंस इंपेयर्ड इन सर्टेन कंडीशन, जब आपके अंदर का ही पुलिसमैन कमजोर हो जाए तो क्या होता है, बाहर के वो ज्यादा अटैक करते हैं, ठीक है। सो इट अकर्स व्हेन होस्ट डिफेंस जो है इंपेयर हो जाए
तो उसमें क्या हो जाता है कि बाहर के एक्वायर्ड जो है वो जल्दी अटैक करते हैं। ठीक है, तो अपने आप को अच्छा रखो ताकि आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी हो जो आने वाले जरासीम के साथ मुकाबला कर सके। Immunocompromised host pneumonia क्या है? It is caused by organism also observed in community acquired pneumonia or hospital acquired pneumonia. Right? इसमें इसने कहा है कि has a subtitle onset with progressive dyspnea, fever and productive cough. ठीक हो गया? इसमें इसने कहा है कि ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है वो किसकी वजह से भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव। इसके अंदर आपको डिस्निया मिलेगा बहुत ज्यादा, राइट, बुखार बहुत तेज है और प्रोडक्टिव कफ है, बलगम के साथ उसको बलगम उसको आएगी। ओके, अब हम देखते हैं कि इनके निमोनिया वालों के साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। अब ये वेरी करता है साइन सिम्टम्स, जो निमोनिया है ये क्या करता है कि ये इट वेरी साइन एंड सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड द पेशेंट्स अंडरलाइंग डिजीज पे वो वेरी करेगा। किसी पे बहुत ज्यादा होगा, किसी पे मॉडरेट होगा, किसी पे माइल्ड होगा। सो इसके जो है ये वेरी करेगा। However, regardless of the type of pneumonia, किस टाइप का है, specific type of pneumonia cannot be diagnosed by clinical manifestation alone. अब आप उसको क्लिनिकली अकेले में आप नहीं बता सकते कि ये डेफिनेटली यही है, राइट? इट टेक्स टाइम टू फाइंड आउट कि ये कौन सा किस टाइप का निमोनिया है। सो ये ओवरऑल साइन सिम्टम्स है। अब इसका साइन सिम्टम्स में हम जो देखेंगे दैट इज शेकी चिल, सर्दी लग के बुखार हो रहा है, बुखार एकदम जो है 100 से छलांग मार के 40 डिग्री सेंटीग्रेड को चला गया। ठीक है, दैट्स द मेन टिपिकल साइन। इसको हमेशा याद रखना कि अगर पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, ठीक है, खांसी भी आ रही है, उसको प्रोडक्टिव कफ भी हो रही है, एक जगह से वो हिल नहीं रहा और खांसी करता चला जा रहा है, तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कहीं निमोनिया तो नहीं हो रहा है इसे। ठीक है, और इतना हाई फीवर है और कुछ देर के बाद क्या होता है कि सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, पेशेंट को कोई बुखार नहीं, कोई बुखार तो है लेकिन कम हो जाता है, कम से कम 40 डिग्री तक तो नहीं होता। लेकिन ये क्या है कि इसके अंदर आपको इन चीजों को खास नजर रखनी है। ठीक है, एक तो ये उन्होंने बताया, दूसरा उसने बताया है जो कफ है प्रोडक्टिव ऑफ प्यूरुलेंट, बलगम के साथ उसको बहुत ज्यादा पसी, जैसे व्हाइट किस्म का नहीं है, थूक आ रहा, बड़े बड़े थूक आते हैं, बिल्कुल उस किस्म की कफ आ रही है। ठीक है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन एग्रीवेटेड बाय रेस्पिरेशन एंड कफिंग। अब जब वो खांसी कर रहा है तो खांसी करने से क्या हो रहा है कि उसको चेस्ट पेन हो रही है, उसकी रेस्पिरेशन और खांसी जो है ये उसको एग्रीवेट कर देती है बहुत ज्यादा। डिस्निया है, टेकिपीनिया है, रैपिड बाउंडिंग पल्स है। अब आप कभी नोट करो तो ये लोग जो खांसी करते हैं जोर जोर से बहुत ज्यादा, तो बलगम भी निकल रही है और उनको साथ साथ अगर आप उनकी पल्स पे हाथ रखो तो उनकी पल्स भी आपको फास्ट मिलेगी। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ मिलके क्या करता है, उसको चेस्ट पेन की तरफ भी ले जाता है। Now you go for the investigation. Now, physical examination alone is not enough. For this, before taking the physical exam, the important thing is, अगर नर्सिंग में आप अगर हम जब भी कभी स्टार्ट करें, always start with good history. Good history taking जो है that always helps with the diagnostic evaluation. ठीक है, अब फिजिकल एग्जामिनेशन में यू गो फॉर ऑस्कल्टेशन, पल्पेशन, परकशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपने हेल्थ असेसमेंट में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हाउ डू वी डायग्नोज। पूरा द होल एरिया इज इन्वॉल्व्ड और
द पार्ट ऑफ अ लोब इज इन्वॉल्व, ठीक है, उससे आपके परकशन से पता लग जाता है. You need to go for the chest X-ray. In this chest X-ray, you can see this lobe is affected. Okay, this is the shadow of the heart. So this shadow is not a shadow; it's a area which has been eaten. ठीक है. ओके, चेस्ट एक्सरे है, यू विल गो फॉर ब्लड कल्चर, बहुत सारा कुछ मिलेगा. स्प्यूटम कल्चर है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि उसको किस मेडिसिन की जरूरत है. व्हेन वी गो फॉर कल्चर, इट हेल्प्स कि विच ऑर्गेनिज्म हैज बीन which organism needs which antibiotics, right? ब्रोंकोस्कोपी, वेल ऑफ कोर्स सर्जिकल साइट पर अगर आप जाए तो ब्रोंकोस्कोपी में पता लग जाता है कि कौन सा जो ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल है जो कि अफेक्टेड है, राइट. देन कम्स योर कॉम्प्लिकेशंस. द मोस्ट common complication is patient might go into shock, patient might go into respiratory failure. They can be atelectasis, they can be pleural effusion. And pleural effusion is what? जब आपका जो pleural space in the lungs में fluid आ जाता है, pleural effusion कहलाता है. Atelectasis when your lungs get collapsed. Now comes the therapeutic management. Therapeutic, whenever we say therapeutic management, it means that doctor has prescribed something, the physician has prescribed something. Nursing consideration is what nurses needs to do. Therapeutic management is what doctor will order. He will order for antibiotics, antibiotic therapy, and this antibiotic therapy will be ordered after looking at the culture report, right? Bed rest very important, but bed rest में आपको हिलजुल तो करनी है. एक ही जगह एक ही कोने में पड़े रहना बिल्कुल ठीक नहीं है. सो बेड रेस्ट इज इम्पोर्टेंट. एक्सर्शन होएगी, खांसी होएगी, बलगम आएगा, फिर से बुखार हो जाएगा, ठीक है, तो यू नीड टू गो फॉर बेड रेस्ट. Oral intake of fluid, well, of course, you need to keep yourself safe from getting dehydrated. So you need to go for oral intake of fluids. Antipyretic, if you're having a fever, high grade fever, antipyretic drugs doctor has ordered, you need to give it. IV fluid and oxygen is required if the child is in respiratory distress. ठीक है, अब अगर patient respiratory distress में है, your child is in respiratory distress, he won't eat or drink anything. So he need to be rehydrated. उसको rehydrate करना है, और उसको rehydrate करने के लिए overhydrate नहीं कर देना, फिर उसके लिए और मुश्किल हो जाएगी. So this also doctor has to order कि भी उसको किस तरीके से कितना fluid मिलना जरूरी है. Then comes your side, nursing consideration. Nursing consideration में administer medication as prescribed by the doctor, जिसमें antibiotics आ जाते हैं और antipyretic आ जाते हैं, जो हमने previously देखा कि डॉक्टर ने ऑर्डर किया था, और ये वो ऑर्डर है after looking at the culture report. Improving gas exchange. Improve the gas exchange. You need to observe for साइनोसिस. इफ यू सी द पेशेंट, दूसरी अगर आप देख लेते हो उसको साइनोस्ड होते हुए, तो मेक श्योर कि पेशेंट इज गोइंग इनटू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. यू नीड टू गो फॉर चेक हिज ऑक्सीजन सैचुरेशन, स्टार्ट ऑक्सीजन, इम्प्रूव द पोजीशन, ठीक है, उसको अपराइट पोजीशन में रखो. सो ये आपके गैस एक्सचेंज जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए observe, you need to observe for cyanosis, you need to observe for dyspnea, you need to observe for hypoxia, you need to observe for confusion. ये पेशेंट जो है वो कंफ्यूजन में इधर उधर की बातें कर रहा होगा, तो you need to note down कि patient seems to be confused.
Then comes you improving your gas exchange में you need to check the ABGs. उसके अंदर कौन सी और ये ABGs जो है it's a separate topic which we will discuss in detail. ठीक है, it's a separate long and very important topic है. But through this ABGs you will come to know about the patient कौन सी alkalosis में जा रहा है, respiratory alkalosis में जा रहा है, metabolic alkalosis में जा रहा है. So ये सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. But you need to check the ABGs and need to know the normal normal values. वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल वैल्यूज आते होंगे तो आपको पता लगेगा कि भी ये कौन से एसिडोसिस है. ओके, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, साइनोस है, डिस्निया, एपॉक्सिया है, यू नीड टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन. प्लेस पेशेंट इन एन अपराइट पोजीशन. हम लोग सब कुछ लिखते हैं. हम जब लिखते हैं कि राइट डाउन द नर्सिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विद pneumonia, ये जो कुछ भी है, so we always forget to mention the position which is the most important part of your nursing care. ठीक है. So अगर आपने सारा कुछ कर रहे हो और पेशेंट को उठा के नहीं बिठा रहे हो, उसकी ब्रीदिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी. You need to make him sit upright. ओके, इम्प्रूविंग एयरवे पेटेंसी में आप देखोगे, आपने उसका अगर एयरवे को इम्प्रूव करना है, encourage patient to cough. And how will you make the patient cough? When you make the patient sit upright position, you give the patient steam inhalation, you give the patient this is your cup, हाथ का कप बना के, this is your suppose this is the back, ठीक है, one side, the other side is here, so you go from down to upward direction with the cup. ठीक है. Tell the patient to breathe. steam ले रहा है तो steam लेने से क्या होता है, बलगम नरम हो रही है. ठीक है. आपके टैप करने से वो बलगम हिल रही है. You encourage the patient to cough now. अब जब पेशेंट कफ करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर से जो जमी हुई बलगम है सारी वो निकलेगी. जब वो निकलेगी तो क्या होगा, उसके अंदर से उसकी जो एयरवे है वो इम्प्रूव हो जाएगी. विल बी इजी फॉर हिम टू ब्रीथ. If the patient is unable to cough and cough out the sputum, then that person needs to be suctioned. आप उसका थ्रोट सक्शन करो, उसकी नोज सक्शन करो, ताकि अच्छे तरीके से उसकी जितनी बलगम है वो निकल जाए और वो ठीक से सांस ले सके. Encourage increased fluid intake. फ्लूइड इनटेक लेना बहुत जरूरी है ताकि वो एक तो डिहाइड्रेशन में ना जाए. दूसरा ये कि फ्लूइड इनटेक लेने से बलगम, थिक बलगम है वो कुछ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है. चेस्ट फिजियोथेरेपी हमने कफ करते वक्त दे दी थी. एंड चेंजिंग पेशेंट्स पोजीशन इज इम्पोर्टेंट, विच आई मेंशन अर्लियर, कि अगर आप पेशेंट को सारा काम करो और उसकी पोजीशन ठीक नहीं करो, उसको एक साइड पे लिटाए रखो तो कोई फायदा नहीं है. ठीक है. सो जरूरी है कि आप पेशेंट की साइड चेंज करने के साथ साथ उसको आप फ्रीक्वेंटली, हर घंटा नहीं तो कम से कम हर 2 घंटे के बाद इनकरेज करो कि वो अपना थोड़ा सा साइड चेंज कर लिया करें. राइट. ओके. देन कम्स द रिलीविंग प्यूरलेटिक पेन. ठीक है. अब जो उसके क्या कहते हैं, बलगम से जमी हुई जो पेन है, ठीक है, उसको हम कैसे दूर करेंगे. उसको आप पहले सेमीफॉलस पोजीशन में लेकर आओगे, पेन किलर दोगे. ठीक है. अवॉइड ओपियोइड. ठीक है. ओपियम्स किस्म की चीजें आपने उसको नहीं देनी. एंड विद पेशेंट ऑफ COPD के पेशेंट को आप कभी भी ओपियोइड नहीं दोगे, वो टुन हो जाएगा, फिर क्या करेगा, खांसी खुंसी कुछ भी नहीं करेगा. अवॉइड सप्रेसिंग अ प्रोडक्टिव कफ. ठीक है.
अब अगर वो पेशेंट ओपियम वगैरह लेके सो जाता है तो वो तो खांसी खुंसी कुछ भी नहीं करेगा, तो क्या हो गया, उसका सारा कफ, जो उसकी जो बलगम है वो सप्रेस हो गया, खांसी अंदर सप्रेस हो गया। तो यू, आपका जो मेन मकसद बनता है एज ए नर्स, यू मेक हिम कफ आउट द स्प्यूटम, ठीक है। वो जो पेरुलेंट किस्म का थिक म्यूकस उसके अंदर जमा है, उसको जब तक वो निकालेगा नहीं, वो उसके ब्रीदिंग पेन जो है वो ठीक नहीं होगी। आपने उसकी कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करना है, शॉक से, उसके एटिलेप्टिसिस से, ठीक है। सो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको आपने अच्छे तरीके से मॉनिटर करना है। You need to educate the patient also. Very important. जब हम लोग क्या कहते हैं पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, उसकी इवैल्यूएशन में हम लोगों को बहुत ज़रूरी है उसके लॉन्ग टर्म में, कि पेशेंट को जब हम लॉन्ग टर्म का हम जब कॉलम देते हैं तो उसमें हम पेशेंट को क्या एजुकेशन देते हैं। यू एडवाइज फॉर स्मोकिंग सेसेशन, ठीक है। एकदम वो कभी भी अपना सिगरेट नहीं बंद करेगा, कभी भी नहीं। आप उसके साथ आपको थोड़ा सा ताउन करना पड़ेगा। टेल हिम ग्रेजुअली, अगर वो एक दिन में लेट्स से 6 सिगरेट पीता है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ओके यू कैन एटलीस्ट टेक 5 सिगरेट्स, 4 cigarettes, 3 cigarettes, 2 cigarettes. Gradually, you can make him stop the smoking. But अगर आप एडवाइस करोगे कि स्टॉप इट, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो दूसरी दफा आपको नजर आए, उसके तो वो छू मंतर हो जाएगा एकदम। सो एक तो ये है, दूसरा एक्सेसिव एल्कोहल। अब ये लोग जो नशेई किस्म के लोग होते हैं, ये क्या होते हैं कि दे आर सो एडिक्टेड दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टॉप एवरीथिंग एट वंस, right? So you need to go very gradually, need to make him stop in, ठीक है, अल्कोहल इनटेक एंड हैवी एक्सरसाइजेस। हैवी एक्सरसाइजेस को तो वो फिर भी कर लेगा, हैवी एक्सरसाइजेस जो है वो उसके लिए ठीक नहीं है। he'll get exhausted, बहुत ज्यादा, उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है। So tell him if he is going for jogging and all, वो क्या कहते हैं, अगर 1 घंटा रोजाना करता होता था, उसको बोलो आधा घंटा कर ले। अगर वो इतने बहुत सारा किलोग्राम की वो वेट लिफ्टिंग करता था, उसको बोलो इतना है, इसका हाफ कर ले, लेकिन बहुत ज्यादा ना करे। इस तरीके से आप उसको समझा सकते हैं। एडवाइस पेशेंट टू कीप अप नेचुरल रेजिस्टेंस, ठीक है, विद गुड न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट रेस्ट। अब अपने पेशेंट को जो एडवाइस करना है, उसको कहना है कि यू नीड टू कीप अप नेचुरल रेजिस्टेंस। यू नीड टू कीप अ नेचुरल रेजिस्टेंस में क्या है कि अच्छा खाना खाए, ताज़ा खाना खाए, ठीक है, बहुत सारा रेस्ट करें, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। हम लोग रेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इतनी जल्दी अच्छे नहीं होते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू टेक अ गुड रेस्ट। इनकरेज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो अच्छी बात है, लेकिन उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए अगर आप उसको और नेचुरली उसको तो कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठो, जब अभी ये फट 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 के सारे ट्रैफिक नहीं चलते, पॉल्यूट नहीं करते सारे माहौल को, तो सुबह सुबह का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। सो यू कैन गो टू द टेरेस पे चले जाओ, किसी अच्छे बगीचे में चले जाओ, ठीक है, एंड नीड टू टेक नाइस गुड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वो करें। देन नीड टू प्रोवाइड हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट ऑफ सॉफ्ट फूड, नरम करके आपने यखनी वगैरह बना के दे दी, बहुत सॉलिड किस्म की चीजें देने के बजाय इसको आप लिक्विड फॉर्म में दोगे तो एक तो फ्लूइड इनटेक भी हो गया, दूसरा उसको डाइट भी अच्छी मिल गई।
पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को हम आगे भी चल के देख सकते हैं कि इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट मेनली इन्वॉल्व्स द लंग, ठीक है। अब कंटेजियसली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, कंटेजियस जो हम बात ही करें तो उसी के अंदर से हमें मिल जाता है कि जो कंटेजियस है वो एक से दूसरे को लगती है, राइट। सो कंटेजियस में हम देख सकते हैं कि ये लंग्स को करती है, एक से दूसरे ऑर्गन को पहुंचा देती है। अब एक शख्स जिसने कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ले लिया तो वो क्या है कि उसकी मेनिंजिस में भी जा सकता है, उसकी किडनीज तक भी जा सकता है, बोन्स और लिम्फ नोड्स तक भी वो जाके बैठ जाएगा। सो या तो और ट्यूबरकुलोसिस इनके भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। देन कम इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। और इन्फेक्शियस इज यूजली एसिम्प्टोमेटिक। दो बातें इसके अंदर नजर आई, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, दूसरा एक उसका जो इन्फेक्शन है वो आपको एसिम्प्टोमेटिक मिलेगा, ठीक है। कोई सिम्टम्स नजर नहीं आएगा, कोई पता नहीं लगेगा, लेकिन ही इज अ कैरियर। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैज एक्टिव टीबी, ठीक है। अब क्या है कि अमूमन इट्स अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी हो जाता है, या फिर वो लोग जो अम, ऐसे घरों में रहते हैं जिसका कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता और उसी कमरे के अंदर भेड़ बकरियां भी रखी हैं, भैंसें भी रखी हुई हैं, खुद भी इन्फेक्टेड है, घर के फैमिली मेंबर्स भी इकट्ठे हैं, सब एक ही बर्तन में खाना खा पी रहे हैं, तो क्या है, दैट्स द क्लोज कांटेक्ट जिससे सारा टीबी फैलती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज है, एनी पर्सन विदाउट एडिक्वेट हेल्थ केयर उसको वो रिस्क पे है, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन और स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल ट्रीटमेंट में जो ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयां वगैरह ले रहे हैं, दैट्स द रिस्क फैक्टर। इमिग्रेशन फ्रॉम कंट्रीज विद हाई प्रिवलेंस ऑफ टीबी। आई स्टिल रिमेम्बर कि हमारे पास जो एक स्टूडेंट आई जेनेरिक के लिए पिंडी पिम्स में, ठीक है। एंड शी वाज अ फिलिपिनो, एंड फिलिपिनो थी और अपने फर्स्ट ईयर में ही शी गॉट इन्वॉल्व विद द डॉक्टर, ठीक है। एंड देन यू नो शी वाज वेरी यंग एज में थी, but then she developed, since she came from फिलिपीनी थी और वो पता नहीं अपने साथ ये बीमारी ट्यूबरकुलोसिस लेकर आई थी, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो उसमें उस वक्त तो कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा था, बट लेटर ऑन वी फाउंड आउट दैट शी वाज वेरी सिक, उसको लंग डिजीज थी कोई। And well, of course, doctor was her husband. He treated her, and she got well. And then, she carried on nicely. Then institutionalization है, living in a overcrowded, ये जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, substandard housing है, being a healthcare worker performing high risk activities, ठीक है। अब अगर जो हेल्थ केयर है वो इन पेशेंट्स को अटेंड कर रही है, तो आप खुद सोचो कि उसके अटेंड करने से क्या हो रहा है कि शी हरसेल्फ इज इन अ हाई रिस्क। आजकल अगर आप देखो कोरोना के लिए, तो वो लोग जो केयर कर रहे हैं उनको भी हो रहा, राइट। और ये जरा ज्यादा पावरफुल किस्म का है, राइट। तो एनीवेज, these are the risk factors. What are the signs symptoms of this low grade fever? Continuously उसको रहेगा पेशेंट को, इसमें कफ उसको आपको नजर आएगी, नाइट स्वेट, रात को पसीने भी आ रहे हैं उसको, थकावट हो रही है,
पता नहीं लग रहा कि वजन क्यों कम होता चला जा रहा है। कफिंग अप ब्लड, इतना खांस खांस के, यहाँ पर हमने देखा छोटा छोटा खांसते 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 उस बेचारे के जो लंग्स हैं वो भी बेचारे थक गए हैं, अब उसमें से भी ब्लड आना शुरू हो गया। दिल कफ आउट ब्लड, एंड देन वीजिंग इज देयर, सीटियां मारती हुई उसकी सांस आपको सुनाई देगी, उसको चेस्ट पेन होगा, और जाहिर है यहाँ पे सब कुछ है तो ब्रीदिंग में मुश्किल नजर आएगी, डिफिकल्टी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी उसको नजर आएगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कंप्लीट हिस्ट्री, जो मैंने पहले भी बताया था, कंप्लीट गुड कंप्लीट हिस्ट्री है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट हम देखते हैं, मॉन्टोक्स टेस्ट देते हैं, वो आपने देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। चेस्ट एक्सरे को देखोगे, स्प्यूटम कल्चर देखोगे, ब्रोंकोस्कोपी एंड थोरासेंथिसिस, अगर थोरासेंथिसिस उसको पता होगा, अगर आपको उसके अंदर प्लूरल एफ्यूजन मिल रहा है, ठीक हो गया। मैनेजमेंट क्या करोगे, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग दोगे, ठीक है, 6 से 12 महीने तक आजकल का। और ये मेडिकेशन अब कुछ बदली हो गई है, मॉडिफाई होती रहती है, सो यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेट, देखो आजकल क्या ये लोग कर रहे हैं, राइट। नर्सिंग कंसिडरेशन में आप प्रमोट करोगे एयरवे क्लियरेंस को, प्रिवेंट करोगे उसके इन्फेक्शन को, ठीक है। और क्या है आगे है, एडहेरेंस करोगे उसके ट्रीटमेंट को, प्रमोट करोगे एक्टिविटी और न्यूट्रिशन को, राइट। सो ये था आपका नर्सिंग कंसिडरेशन। करेक्ट पोजीशनिंग है, उसको आप रेस्पिरेटरी आइसोलेशन में करोगे, आप उसको क्या कहते हैं, एजुकेट करोगे, बताओगे कि क्या करना, उसके लिए क्या चीज़ें बेहतर हैं, इम्प्लीमेंट करोगे इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रिकॉशंस के बारे में, एयरबॉर्न ट्रांसमिट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे पहुंचते हैं, कैसे आपने अपने आप को दूसरों से अलग करके रखना है, अपनी चीज़ें अलग रखनी है ताकि उनसे आपसे उनको कुछ ट्रांसमिट ना हो जाए। उसके वाइटल साइंस को आप मॉनिटर करोगे, इंडिकेट करोगे कि भी उसको कौन इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। फिर एडेरेंस टू ट्रीटमेंट रेजिमेंट में आप देखोगे, द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट रिगार्डिंग मेडिसिन स्केड्यूल, कैसे आपने मेडिसिन कितनी टाइम किस तरीके से लेनी है, राइट। इस तरीके से आपने सारा उनको अच्छे तरीके से बताना है। खांसी करते वक्त कैसे मुंह अपना ढांक के रखना है, ऑल दीज प्रिकॉशनल मेजर्स यू नीड टू एक्सप्लेन। हाइजीन के बारे में बताना है। अब उसने सिर्फ अपने हाथ के आगे, मुंह के आगे हाथ रख के खांसी कर लिया तो सारा इन्फेक्शन उसके हाथ में है, तो जिससे हाथ मिलाएगा वो आगे इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर देगा। So you need to explain him while he cough, he need to keep a कपड़ा और रुमाल और टिश्यू whatever, ताकि वो दूसरे तक वो बात ना पहुंचे। हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। Then promote activity and adequate nutrition. Focus on increasing activity and muscle strength, क्योंकि इसमें पेशेंट के जो मसल्स हैं उसकी वेस्टेज बहुत जल्दी हो जाती है। अगर वो अच्छे तरीके से अपना स्केड्यूल करके खाना खाएगा और हाई प्रोटीन और डाइट अच्छी लेगा तो उससे क्या होगा कि वो जल्दी रिकवरी की तरफ बढ़ सकता है। न्यूट्रिशनल प्लान को बनाना ज़रूरी है फॉर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। बहुत लंबा लंबा भूख नहीं रखना, थोड़ा खाए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाए, ठीक है। तो मे बी रिक्वायर्ड लिक्विड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में असिस्ट इन मीटिंग द बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट, ये बहुत जरूरी है। Now the next is lung abscess, and in lung abscess what happens, the localized necrotic lesions of the lungs, parenchyma containing purulent material that collapse and forms a cavity, ठीक है। बीच में इकट्ठे हो के वो क्या करता है, एक होल बना देता है उसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है, और कैविटी सी बना देता है, मे बी प्राइमरी या सेकेंडरी, जनरली कॉज्ड बाय एस्पिरेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया।
आपने क्या किया कि एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, उसको आपने एक्सपायर कर दिया, अंदर ले लिया, ठीक है। अंदर जाके तो वो अपनी तबाहियां मचाता है, कंट्रीब्यूट टू लंग एब्सेस, एस्पिरेशन है, सेप्टिक एम्बुलाई है, नेकोटाइजिंग निमोनिया है, वेस्कुलाइटिस है, एंड देन कम्स द प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज, ठीक है। मैनिफेस्ट रेडियोग्राफिकली एज ए कैविटी विद एन एयर फ्लूइड लेवल। अब वो जो कैविटी उसने बना दी है, उसके अंदर जाके सारी फ्लूइड इकट्ठी हो जाती है। साइन सिम्टम्स में हम क्या देखेंगे? साइन सिम्टम प्रोग्रेस ओवर वीक्स टू मंथ। अब इसके जो सिम्टम्स हैं, या तो ये हफ्ते ले जाते हैं, ठीक है, या फिर महीने ले जाते हैं। फीवर है, उसको शिवरिंग के साथ, नाइट स्वेट के साथ, खांसी है, प्यूरुलेंट स्प्यूटम है, ऑफन बॉडी हेमोप्टिसिस, खांसी करेगा और बलगम निकालेगा, उस बलगम के अंदर आपको मिलेगा, ये बबल्स मिलेंगे खून के, ठीक है। चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, एनोरेक्सिया है, वेट लॉस है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में फिजिकल एग्जामिनेशन है, चेस्ट एक्सरे है और स्प्यूटम कल्चर है। ये रिपीटेडली आ रहा है डायग्नोस्टिक में। सो जब आप लंग डिजीजेस वगैरह के जो भी चैप्टर आता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कॉमन है। उन कॉमन चीजों को आप अच्छे तरीके से याद करोगे, आपके लिए याद रखना इजी हो जाएगा। थेराप्यूटिक में सेम आपके पास एंटीबायोटिक्स है, और इसके अंदर थेराप्यूटिक में हम देख सकते हैं हु मस्ट हैव टीथ एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है, गम्स एंड टीथ आर इन्फेक्टेड। अब उसके लिए डेंटल हाइजीन और ओरल हाइजीन की जरूरत इसलिए जरूरी है क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो आपका लंग एब्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Appropriate antimicrobial therapy for patients with pneumonia. ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक है, परकुटेनियस ड्रेनेज है और ब्रोंकोस्कोपी है। परकुटेनियस ड्रेनेज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने देखा था कि उसके अंदर एब्सिस बन गया, एब्सिस बनने से क्या हो गया, होल हो गया, उस होल के अंदर क्या बैठ गया, सारा फ्लूइड बैठ गया, तो उसके लिए ड्रेनेज जरूरी है, राइट। नर्सिंग कंसंट्रेशन में आप पेशेंट को टीच करोगे कैसे डीप ब्रीथ लेना है, कैसे खांसी करना है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग में वो कैसे लंग्स एक्सपेंड करेगा, ठीक है। एडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ लंग एब्सेस में अचीव थ्रू पोस्टल ड्रेनेज। अगर आपने पेशेंट की पोस्टल ड्रेनेज नहीं की है, उसका पोजीशन ठीक नहीं रखी है, तो वो कभी भी ड्रेन नहीं होगा, बल्कि अंदर ही वो इकट्ठा होता चला जाएगा। तो उसकी प्रॉपर ड्रेनेज आपको करनी है। Then the nurse administer antibiotic intravenous therapy is prescribed by the monitor and adverse effect, ठीक है, ये आपने इसको मॉनिटर करना है। और प्रॉपर न्यूट्रिशनल इनटेक का आपने ख्याल रखना है, हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट देनी है। लंग एब्सेस के पेशेंट को आप क्या दे रहे हो, हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी। ट्यूबरकुलोसिस वालों को भी हम हाई प्रोटीन और कैलोरी देते हैं। जो इमोशनल सपोर्ट जिनको चाहिए, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। लोग नफरत की नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं कि हमें भी ना कहीं हो जाए ये, तो दे नीड साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट एज वेल, ठीक हो गया। And this was all about your lung abscess, and any question you need to ask, please feel free। और इसमें तो पता नहीं मुझे आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, अभी तो मुझे तो आपकी कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी सी आ रही है, प्लीज़ नोट इट डाउन, राइट, सो दैट क्या कहते हैं, आप जो है ये मुझे लिख के बता दें कि आपको कौन सी बात जो है क्लियर करनी है। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों का ये रेस्पिरेटरी का चैप्टर खत्म हो तो मैं क्या करूंगी कि आप लोग आपके लिए क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर्स का एक टेस्ट रखूंगी,
फिर वो टेस्ट आप लोग मुझे दोगे। गुड हो गया। So this was all about the lower respiratory, and hope to see you on Monday again. हम मंडे को नेक्स्ट टॉपिक को पकड़ेंगे और उस टॉपिक के मुताबिक हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। गुड हो गया। नाइस। किधर गया? So we'll meet again. Bye bye for now. Get ready for your next class. Thank you.